तो वो आए ट्रेनिंग पे, तो पूरा अपना रनिंग का स्टाइल सिखाया फरहान को। 1 रुपया दें तो तब का दें जब वो अपनी लाइफ के पीक पे थे। वो कहानीकार जो सिनेमा को सिर्फ पर्दे पर नहीं दिलों में उतारते हैं। वो निर्देशक जिनकी फिल्मों में सिर्फ किरदार नहीं विचार दौड़ते हैं। उनकी एक से बढ़कर एक उम्दा फिल्मों ने न सिर्फ हमें एंटरटेन किया, झकझोरा, इंस्पायर भी किया। हमारे साथ हैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी, और ये मौका खास है क्योंकि भाग मिल्खा भाग उसे री रिलीज़ किया जा रहा है, और ये सिर्फ री रिलीज़ नहीं है बल्कि सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा है। मिल्खा सिंह जी जो लेजेंड हैं, उनकी यादों को सेलिब्रेशन करने का एक मौका है। कैसे हैं राकेश जी आप? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर एंड लगता है फिल्म भाग मिल्खा भाग आपके दिल को काफ़ी छू गई थी। सिर्फ मेरे दिल को नहीं बल्कि मुझे लगता है कि अनगिनत हमारे जैसे युवाओं को, एथलीट्स को, आम जनता को, हर किसी के दिलों को वो छू गई थी। वो एक फ़िल्म नहीं थी सर, वो एक क्रांति थी, इंस्पिरेशन थी, और मुझे लगता है कि उसके लिए आपकी आपकी जितनी तारीफ़ की जाए फरहान की, पूरे कास्ट एंड क्रू की, वो कम होगा। uh, कहते हैं ना, व्हील इन स्पोक इन अ व्हील, कि एक पहिए की एक हम छोटी सी कड़ी हैं बस। कहानी तो मिल्खा सिंह जी की थी, और अ, उनकी कहानी से ही प्रेरणा लेके जो मिली वही पर्दे पे उतारने की कोशिश की। सबने दिल से काम किया। फरहान ने सिर्फ मिल्खा सिंह का रोल प्ले नहीं किया, वो मिल्खा सिंह बन गए। हिंदुस्तान की पार्टीशन की कहानी भी थी कहीं उसमें छुपी हुई। हमारी मॉडर्न डे हिस्ट्री में जो अ, अगर कहा जाए सबसे बड़ा वाक़या जो वो है, वो देश के बँटवारे का है। तो भाग मिल्खा भाग देश के बँटवारे की फ़िल्म भी थी, और एक बायोपिक भी थी, है मिल्खा सिंह पे। और ऐसा सुनने में आता है, ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ one of the greatest biopics ever made in Indian cinema on a sports personality. बट ये सारी बातें हैं, ये सारे लेबल होते हैं। जैसे आपने कहा, कहानी दिलों में उतर जाए, वो उसकी अ, तो समझो काम हो गया। सबसे पहले जब आप वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे जो गुरुमुखी में थी, उस समय वो जो यादें हैं, अगर हमारे साथ आप शेयर करना चाहें। मुझे आज भी याद है कि मिल्खा सर की जो ऑटोबायोग्राफी थी, अ, गुरुमुखी में थी। वो मुझे तो गुरुमुखी पढ़नी लिखनी आती नहीं। तो मेरे अंकल हैं जो पार्टीशन से आए थे उस तरफ से, अ, उनको आती थी। उन्होंने पढ़ी शाम को, अगले दिन आके मेरे को बोला कि बेटा ये तो बहुत गहरी कहानी है, और थोड़ी मेरे को भी मालूम था मिल्खा सर के बारे में, जो पढ़ा था विकिपीडिया पे, और जो स्पोर्ट्स के दिनों से मालूम था। तो मैंने उनको फ़ोन किया चंडीगढ़, एक दोस्त के थ्रू जो उनको जानते थे। मैंने कहा मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ बेटा, मतलब अब बताओ, मैं तो चंडीगढ़ में ही हूँ, रिटायर्ड लाइफ बिता रहा हूँ, तो मेरे पास समय है, आप समय निकाल के आ जाओ। तो कुछ ही दिनों में मैं चंडीगढ़ पहुँच गया। सुबह की फ़्लाइट थी और शाम का रिटर्न था, 5:30 का, मुझे आज भी याद है। और आप 7 दिन तक रुके। बिल्कुल। तो जब उनकी मुँह बोली, उन्हीं की आप कथा सुनी, पहले तो घर पहुँचा तो निम्मी आंटी और मिल्खा सर ने बहुत खातिरदारी की, जैसे कोई बेटा घर आया हो। खाना-पीना मतलब काम की बात हो जाएगी, पहले बोलो खाएँगे क्या आप? तो एकदम ऐसा लगा कि अपने घर वापस आ गया। मैं भी माइग्रेंट हूँ, दिल्ली से बॉम्बे आया था, तो लगा कि वापस घर पहुँच गया। फिर जो सुना मैंने, तो अ, ये याद भी नहीं रहा कि फ़्लाइट कब जाने वाली है। तो मैंने कहा फ़्लाइट को जाने देते हैं, देखते हैं बाद में, और शाम तक बात चलती रही। फिर
वहीं मैं होटल में चेक इन कर लिया और वहाँ पे जो खादी भंडार है वहाँ से जाके कुछ कुर्ते पजामे खरीद लिए, कुछ टूथपेस्ट खरीद लिया और 7-8 दिन वहीं रुका और पूरा समझ के आया। और फिर उनके आगे ऐसे प्रपोज़ल रखा कि हम फ़िल्म बनाना चाहते हैं। तो संयोग से उनके पास 2-3 प्रपोज़ल और भी आए हुए थे, जो लोग पंजाबी में बनाना चाह रहे थे ये सब। बट जीव मिल्खा सिंह जो हैं उन्होंने कहा, जो उनके बेटे हैं, जी, जी। वर्ल्ड क्लास गोल्फर हैं, गोल्फर हैं वो, चैंपियन हैं, जी। उन्होंने बोला कि ये फ़िल्म कोई बनाएगा तो राकेश ही बनाएगा और और हम इसका कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, 1 रुपया लेंगे। सिर्फ 1 रुपया लें। और वो उनका बड़प्पन था। तो जब इतना प्यार मिला और इतना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और किसी की ज़िंदगी को पर्दे पे दर्शाना सिर्फ एक काम नहीं होता, वो कुछ और हो जाता है। एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है आपके ऊपर। दूसरा, आप पार्टीशन की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जब जब आज़ादी मिली थी हमें 1947 में, तो लाखों करोड़ों लोग खुशी मना रहे थे। लाखों करोड़ों लोग के लिए वो बहुत एक दुख का समय भी था, क्योंकि वो घर से बेघर हो गए थे, चाहे यहाँ पे चाहे वहाँ पे। और बहुत ही खून खराबा हुआ था, मॉब वायलेंस, एथनिक वायलेंस, लोगों का दिमाग खराब हो गया था। वो इतिहास हम सब जानते हैं। वो दंश है। हाँ, और उसमें 12 साल का मिल्खा सिंह भी एक था, जिसने अपनी आंखों के आगे अपने पूरे परिवार को कत्ल होते हुए देखा। उनकी माताजी, पिताजी, भाई बहन, कज़न ब्रदर्स, बहनें, किसी तरह उनके पिताजी ने बोला, तू पुत्र यहाँ से भाग, तू निकल। किसी तरह ट्रेन पे चढ़ के, जो पार्टीशन के टाइम की ट्रेन्स थी, उसके ऊपर बैठ के वो दिल्ली पहुँचे, वहाँ रेफ्यूजी कॉलोनी में रुके। अब एक 12 साल का बच्चा जिसके पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, पैर में पहनने को चप्पल नहीं है, जूतों की तो बात ही छोड़ दो। कोयला चुरा के स्टीम इंजन से वो अपना पेट भरते थे। वो जाके आगे जाके इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड बनाता है, जो 60 साल 60 साल तक। 60 साल, मतलब ये तो अब सबके जबान अनब्रेकेबल पे था। चढ़ गया है। 60 साल तक नहीं टूटता है। और उसके बाद जाके टोक्यो में एशियन गेम रिकॉर्ड बनाते हैं, डबल रिकॉर्ड, और वो 2 गोल्ड मेडल, 200-400, वो भी रिकॉर्ड। उसके बाद कार्डिफ में जाके कॉमनवेल्थ गेम का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, वहाँ गोल्ड मेडल जीतते हैं। अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है, ये आज का ज़माना नहीं है, ये 50 के दशक की बात है। हिंदुस्तान अभी पैदा ही हुआ था, नया नया देश का निर्माण हुआ था। वैसे तो लैंड हमारा 5,000-10,000 साल पुराना है, सभ्यता बहुत पुरानी है, बट एज अ नेशन हम 10 साल पुराने थे, वो भी नहीं थे, 7-8 साल पुराने थे। कोई सिस्टम नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई स्टेडियम्स नहीं थे, कोचिंग नहीं थी, डाइटिंग नहीं थी, वो सब नहीं था। उसमें आप जाके एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट्स में, जिसमें गोरों का राज था, वो जाके जीतते हो उन्हीं के देश में, तो बहुत बड़ी बात है। आगे चल के फ्रांस में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1960 के ओलंपिक्स में ही वॉज द फेवरेट, ही वॉज लीडिंग द रेस, और कुछ 200 मीटर के मार्क में उन्होंने लगा कि मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ, थोड़ा पीछे मुड़ के देख लूँ कितना आगे हूँ। जो वो स्प्लिट सेकंड में 3 एथलीट उनके आगे निकल गए, टेक्निकल फॉल्ट था। तो फिर भी ओलंपिक फाइनल में जाना और उस पर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना, वापस सब ने तोड़ा, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और
तो ये कहानियाँ ना तो सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन की थी और ना ही सिर्फ विभाजन की कहानी। विभाजन की थी। ये विभाजन में या हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम हार मान लेते हैं। कई बार हम खो जाते हैं उस अंधकार में। मिल्खा सिंह उसमें खोया नहीं था, वो उससे उभरा। तो वो जो इंस्पिरेशन है मिली है वो थी कहानी। वो जाके शायद लोगों के दिलों को छुई, उनको लगी। अब चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे स्कूल टीचर हो, या कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, या आपके जैसे मीडिया में हो, या मेरे जैसे फिल्म मेकर हों, या कोई भी प्रोफेशन आप ले लें, वो कहानी वहाँ जाके सिद्ध होती है। क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चढ़ते रहते हैं, होते रहते हैं। अब हम उनका सामना करें या उनसे भागें, ये चॉइस हमारा है। तो वो थी, मतलब फिल्म का मूल जो था वो था। और कहीं ना कहीं ये बहुत आस पड़ोस, पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ ये नफरत के बीज जो हमने बोए थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। तो वो भी बात मेरे को समझ नहीं आती थी। मुझे आज भी याद है कि पहला शो था फिल्म का जो हमने मिल्खा सर के लिए रखा दिल्ली में पीवीआर में। मिल्खा सर बीच में बैठे थे। आप 3 लोग थे शायद ना? हाँ, इधर फरहान, फरहान, इधर आप। मैं, इधर मिल्खा सर। फिल्म ख़त्म हुई और वो इमोशनल माहौल था। इमोशनल तो था, हम चुप थे। अब कोई अपने आप की अपनी आम कथा, आप कथा जब पर्दे पे देखता है तो क्या फीलिंग होती है वो तो वही जानता है। हम नहीं बता सकते कि उनको कैसा लगा होगा, बट आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लाइट आई। उन्होंने बोला कि बेटा, वो पाकिस्तान के लिए जो थोड़ी बहुत भी नफ़रत थी ना मेरे दिल में, वो आज पिघल गई है। तो मुझे लगा बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। और फिल्म का जो एक उद्देश्य था वो भी पूरा हो गया, ऐसा लगा। बाकी बिजनेस, बॉक्स ऑफिस तो कई फिल्में करती, इसने भी किया, हिट हुई, सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर बनी, सारे रिकॉर्ड, अवार्ड्स भी लिए, नेशनल अवार्ड मिला। अवार्ड सारे जीते। मतलब साफ कर दिए अवार्ड सारे के सारे। फिल्म फेयर हो या आईफा हो तो 16-16 अवार्ड, नेशनल अवार्ड, फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, सराहना मिली। वो सब एक तरफ है, बट एक फिल्म अगर आपके साथ जुड़ जाती है और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, जैसे कि एक कोई किताब या नॉवल या कोई ग्रंथ होता है, तो उसको मैं तब लगता है कि जाके कि जो आपके काम के मायने हैं वो पूरे हुए हैं। कि आप सिर्फ यहाँ हिट बनाने नहीं आए हो और प्रोजेक्ट बनाने नहीं आए हो, वो तो बनते ही रहेंगे और बनते रहे हैं और भी बनेंगे और बड़े भी बनेंगे। बट ये वो रेस नहीं थी। वो फिल्म नहीं थी सिर्फ, वो विचार थी, वो इंस्पिरेशन थी, जिसने हर टूटे हुए, हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस हारे हुए व्यक्ति के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया जो अपने सिचुएशन से टूट जाते हैं या भाग जाते हैं। उन्होंने ये दिखाया आपके फिल्म के ज़रिए, ये देखा कि कैसे वो जो ग्रिट है, जिवटता है, या कभी ना हार मानने वाला जो एक जज्बा है, वो अगर हो तो कुछ भी किया जा सकता है। ये ये आपने बहुत गहरी बात बोल दी और ये पहली बार सुनी है मैंने। कि मतलब अलग अलग शब्दों में सुनी थी, बट जैसे आपने बोला है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई हारता है। ये हार का लेबल आपको दुनिया देती है कि आप जब कंपटीशन में आ जाते हो तभी तो हार जीत होती है। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से होना चाहिए। आप अपने आप को कैसे और बेहतर इंसान बना सकते हो,
और मजबूत बना सकते हो, ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, अपनी फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन बॉस बन जाओगे, बट जितना कर रहे हो उतना ही कर लो, उस लेवल पे कर लो। तो आप अगर अपने आप से जीत गए वो बहुत बड़ी बात है। और मिल्खा सिंह की कहानी वही थी कि उनके अंदर के जो डीमन थे उन्होंने उनके ऊपर काबू पाया, उनसे जीते। चैलेंजेस की बात करते हैं हम, आसान नहीं रहा होगा क्योंकि पूरा एक पीरियड शूट करना है, इवन कास्टिंग से लेके हर चीज़ में। क्या चैलेंजेस आए थे उस समय आपको? जितना बड़े चैलेंज उतना ज़्यादा मज़ा। तो कहते हैं मतलब कि मज़ा तो उसी में है, अगर चैलेंज ना हो तो अ, तो फिर क्या किया आपने? तो चैलेंज तो थे बट सीखने को बहुत मिला, क्योंकि मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था 1947 में, 50 के दशक में। उसको दर्शाना, क्योंकि वो आपके आंखों देखा नहीं था, तो काफ़ी रिसर्च गई उस पर। स्पोर्ट्स के मामले में मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन था, एशियन गेम्स के कैंप तक पहुंचा था, फाइनल कैंप तक स्विमिंग के। नेशनल स्टेडियम दिल्ली में ट्रेनिंग करता था, तो मिल्खा सिंह, दारा सिंह, ध्यानचंद की कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, ये क्या है कि 2 घंटे प्रैक्टिस की। मिल्खा सिंह जब तक बेहोश नहीं हो जाते थे उनको उठा के बाहर ले जाना पड़ता था, खून की उल्टियाँ होती थी। तो हमें ये लगता था यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो कोई सुपरमैन है। तो हमारे टाइम के हीरो वो थे। और उस टाइम क्योंकि देश नया नया था, छोटा सा था, बड़ा हो रहा था, पहलों पे चलना सीख रहा था। पहला 5 ईयर प्लान बना था, पहले ही प्रधानमंत्री थे, पहले गृह मंत्री थे, पहली सरकार थी। और लोग वो जो सारे प्रिंसली स्टेट्स जो थे 500 से ज़्यादा, वो मिलके एक देश बना। फिर भी कुछ जगह अभी भी अलग थी, गोवा, पौंडीचेरी, ये सब, कश्मीर, वो सब अभी आया नहीं था अंदर। तो कैसा समय रहा होगा। और उसमें एक इंटरनेशनल हीरो बनना, नेशनल हीरो नहीं, और पॉलिटिक्स में नहीं, डांस या ड्रामा में नहीं, जो इसमें हम माहिर हैं, जिसमें हमारी मतलब क्लासिकल डांसिंग, क्लासिकल सिंगिंग हो या पॉलिटिक्स हो, तो स्पिरिचुअलिटी हो, गुरु हो हमारे, वो तो हमारे हमारे भूमि से निकलते ही आए हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद हो या परमानंद हो या जेडी कृष्णमूर्ति हो या गांधी जी हो या नेहरू हो, लोकमान्य तिलक हो, सरदार पटेल हो, सावरकर हो, तो ये सब तो थे ही, बट एक एथलीट निकलना वो बहुत बड़ी बात थी। वो भी इतने कम रिसोर्सेज में, जिसके पास शूज़ भी कम नहीं। रिसोर्स तो नहीं, मतलब रिसोर्स थे ही नहीं, आर्मी का खाना था। फिल्म में एक रेस है जो जहाँ डिस्कवर खुद करते हैं मिल्खा सिंह और उनके कोच की, यार इसमें कोई बात है। और वो रेस इसलिए जीते थे क्योंकि रेस के एंड में जो पहले 10 नंबर पे आएगा उसको 2 अंडे मिलेंगे कच्चे और 1 गिलास दूध, तो वो उसके लिए दौड़े थे और जीते भी। और मतलब दूध 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 बोलते हुए जीते कि यार ये इसके में तो अंडे मिलेंगे खाने को डाइट में। तो इतनी छोटी सी आपका लक्ष्य है कि 1 गिलास दूध और 2 कच्चे अंडे। आपका लक्ष्य ये नहीं है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, आपका लक्ष्य ये है कि मेरा पेट भर जाए यार बस। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के बारे में भी बताता था कि हमारी जिंदगियां बीत जाती हैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, और कब टाइम बीत जाता है। उन्होंने उसी को लेके घुमा दिया। क्या शुरू से फरहान थे? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसमें अक्षय का भी नाम था, रणबीर का भी नाम था, और 18 महीने से ज़्यादा फरहान ने
जब उतनी मेहनत की और जिस ट्रांसफॉर्मेशन जो देखा, सोनिया जो कि मिल्खा सिंह की बेटी हैं, उन्होंने लगभग वो बेहोश हो गई थी वो ट्रांसफॉर्मेशन देख के। अचंभे में पड़ गई थी। हम्म। हम दिल्ली में शूट कर रहे थे स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो सोनिया जी आई और तो अ, तो फरहान टेंट में थे, मेकअप कैंप में। तो मैंने कहा आओ मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। तो अंदर गई और बोली अरे पापा ये तो एकदम मतलब रूबरू वही हो गया, कैसे हो गया? अम, नहीं, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं स्क्रिप्ट पहले लिखता हूँ फिर कास्टिंग करता हूँ। उसके एक बार किरदार समझ में आ जाए तो फिर आप एक्टर को अप्रोच कर सकते हो, ना कि पहले एक्टर को अप्रोच करके प्रोजेक्ट बनाना। वो अलग तरीका है फिल्म बनाने का, जो मुझे आता नहीं है। तो जब किरदार उभरा तो कई नाम आगे आए और कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इस पे तो फरहान का ही नाम लिखा था, और नाम लिखा ही नहीं था, उन्होंने तो फिर ऐसा छापा छोड़ दिया कि अब आप सोच ही नहीं सकते कि और कोई ये रोल प्ले कर सकता है। मज़े की बात ये होती है कि शोले बन गई, गब्बर सिंह बन गया, आप सोच ही नहीं सकते कि अमजद खान गब्बर सिंह, और कोई गब्बर सिंह हो सकता था क्या? और उनका पहली पहली फिल्म थी अमजद खान की। तो कई पार्ट ऐसे होते हैं जिन पे एक्टर अपना ऐसा छापा छोड़ जाता है, जो और अपनी की किरदार और एक्टर की दूरी ख़त्म हो जाती है। आपको एक्टर दिखता ही नहीं, आपको किरदार दिखता है, वो एकाकार हो जाते हैं एक ही। एकाकार हो जाता और पहली बार जब मिल्खा जी से फरहान मिले थे तो कोई चैलेंज रेस भी हुई थी, ऐसा सही है? नहीं, मैंने प्रियदर्शनी पार्क में हम रोज़ सुबह ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते थे 6 बजे, 6 से पहले भी कभी-कभी। तो एक बार मिल्खा सर शायद कनाडा जा रहे थे, उनकी फ़्लाइट बॉम्बे से थी। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ 1 दिन के लिए हूँ, अगले दिन मेरी फ़्लाइट है। मैंने कहा आप कल सुबह बिल्कुल आए ना, हमारी ट्रेनिंग चलती है। तो वो आए ट्रेनिंग पे, तो अ, मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दोनों एक 400 का राउंड मारें। तो हमें लगा इतने सीनियर हैं अभी, 80 साल के हो गए हैं, 400 मीटर थोड़ा सा कर लेंगे। नहीं, वो प्रॉपर दौड़े और ट्रैक सूट पहन के आए अपना, और पूरा अपना रनिंग का स्टाइल सिखाया फरहान को। रेस नहीं थी ऐसा कुछ नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था। अब तो अ, एक मोमेंट था, और उस मोमेंट को हम जी रहे थे और पी भी रहे थे। एक और कमाल का मोमेंट वो था जब फिल्म के रिलीज के बाद फरहान को मिल्खा सिंह जी ने अपना रोम वाला शूज गिफ्ट किया। अरे वो बड़ी प्यारी कहानी है। मेरे को पता चला कि जो स्पाइक्स हैं, जो भागने वाले जूतों में जिनमें कीलें होती हैं, उनको स्पाइक्स बोलते हैं शॉर्ट रनिंग के लिए। 100, 200, 400, 800 तक लोग स्पाइक्स पहनते हैं, और ताकि पैर जम के चलें। और उस टाइम जो ट्रैक होते थे वो मिट्टी के होते थे, लाल मिट्टी के, तो वो आप फिसल ना जाओ, ये तेज दौड़ रहे हो। तो खबर ये मिली कि वो स्पाइक्स का ऑक्शन हो रहा है। तो मैं पहुंच गया ऑक्शन में। मैंने कहा ये तो बहुत ज़रूरी है लेने। और उसमें सचिन का बल्ला भी ऑक्शन हो रहा था, वो बॉल भी ऑक्शन हो रही थी, जैसे MS धोनी ने आखिरी बॉल पे छक्का मारा था और वर्ल्ड कप जीता था। और पर मैं तो स्पाइक्स ही दिख रहे थे मेरे को, और भी ऐसी कई चीज़ें थी। तो उस पर बोली लगी तो वो बढ़ती गई, और लोगों को भी वो स्पाइक चाहिए थे। तो बट मैं पीछे हटने वाला नहीं था, तो हमने 20 लाख रुपए में वो जाके ऑक्शन में स्पाइक्स लिए। हम चंडीगढ़ गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो स्पाइक्स मैंने मिल्खा सर को प्रेजेंट कर दी कि आपके स्पाइक्स हैं जो आपने डोनेट किए थे। उन्होंने चैरिटी के लिए डोनेट किए थे कि कुछ पैसा आएगा चैरिटी को,
तो अच्छा हो जाएगा, भला होगा एथलीट्स का। तो उनको वापस आ गए स्पाइक्स, चैरिटी भी हो गई। तो उन्होंने वो स्पाइक्स बोला अब तो फरहान ये तुम ही पहनोगे। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। अब हम स्पाइक्स लेके आए होटल में, फरहान का मैसेज आया मेरे को कि अ, वो मैंने स्पाइक्स ट्राई किए और मेरे को एकदम फिट आए। तो मैं तो आज भी रोंगटे खड़े होते हैं इन सेम चीज़ों, है। ऐसी बातें सुन के कि तो मैंने कहा अब फिट आए तो अब अब तो करना और बोझा और वो हो गया कि मतलब अब तो और मज़ा आएगा। वो जो 1 रुपए की कहानी है, उसमें भी आपने जो गिफ्ट किया था 1 रुपए, उसकी भी कहानी बहुत कमाल की है। 1960 रोम ओलंपिक्स में वो गए थे, तो मुझे 1960 का 1 रुपए का नोट चाहिए था कि 1 रुपया दें तो तब का दें जब वो अपनी लाइफ के पीक पे थे। और बड़ा ढूंढा 1960 का, फिर कहीं जाके कलेक्टर थे, उनसे मिला। वो 1 रुपए का नोट, वो जो कलेक्टर होते हैं वो इंटरनेट पे ऑक्शन करते हैं ये चीज़ें जो कलेक्टिबल आइटम्स होते हैं, तो वहाँ से लिया और वो दिया मिल्खा सर। वाला। और बीरो के रोल के लिए सोनम ने भी 11 रुपए ही चार्ज किए थे, ये भी सही है? कहानी सुनी उन्होंने, भले ही उनका रोल लिमिटेड था बट बहुत ज़रूरी था। वहाँ से कहानी घूमती है उधर से, और एक बहुत प्यारी लव स्टोरी थी जहाँ जो लड़की है अपनी फैमिली के उस टाइम पे दबाव पे आके और किसी से शादी कर लेती है, प्यार मिल्खा सिंह से करती है, और वो छोटी सी कहानी थी। और मिल्खा सिंह उन दिनों गुंडागर्दी करते थे, घी चुरा लेते थे, चक्कू छुरी चलाते थे, गली के बदमाश थे। जमुना पार जो हमारे सीलमपुर है दिल्ली में, वहाँ से। तो सोनम का जो कैरेक्टर था बीरो का, वो उनको डांट लगाती है, यही करोगे तुम मेरे से। वो उनको प्रपोज करते हैं कि शादी कर लेते हैं, हमारे निक्के निक्के बच्चे होंगे, धर्मेंद्र, पद्मिंदर, सुरेंद्र। कहते होंगे और क्या, उनको हाथ में चाकू पकड़ा देना। तो वो बात दिल को लगती है, वो बात दिल को लगती है। तो वो कहते हैं मैं तभी तेरे को मुंह दिखाऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा। फिर जब वो बन के वापस आते हैं सूट बूट पहन के, इंडिया का कोट पहन के, तब तक सोनम की शादी हो चुकी। जो अक्सर हुआ है हम सबके साथ कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, जिंदगी थोड़ी आगे निकल चुकी होती। दिव्या दत्ता का कैरेक्टर कमाल का था, वो बहन का कैरेक्टर था। यहीं पे नरेशन हुई थी इसी कमरे में, तो नरेशन उनको अच्छी लगी। मैंने कहा दिव्या जी आप इस फिल्म की हीरोइन है, ये भाई बहन की कहानी है, ये रोमांटिक स्टोरी नहीं है। हाँ सोनम है फिल्म में, बट हीरोइन आप हो। तो कहती है ऐसा कैसे होता है, बहन कभी हीरोइन थोड़ी होती है फिल्मों की। मतलब मैंने कहा मेरी लाइफ में मेरी बहन मेरी हीरोइन है। मैं आपको करोड़ों भाइयों से मिला देता हूँ जिनके लिए उनकी बड़ी बहन छोटी बहन उनकी हीरोइन है, तो हमारी फिल्मों में क्यों नहीं हो सकता। कहती हैं ऐसा होता नहीं ना राकेश, हम दिल्ली 6 बना चुके थे, हमारी एक पार्टी तो थी, बहुत मज़ा आया था दिल्ली 6 बनाने में। दिव्या के साथ सोनम भी थी उसमें। तो फिल्म ख़त्म हो गई, रिलीज़ हो गई। रिलीज़ के 6 महीने बाद वो बोलती हैं, वो मुझे आज भी बात याद है, सच हो मेरे, जहाँ भी जाती हूँ देश विदेश में लोग यही बोलते हैं कि यू आर द लीड ऑफ द फिल्म। आमतौर पर जब इस तरह की बायोग्राफी बनती है ना, तो दर्शकों को एक कोफ्त होता है कि इमेज वाइट वॉश कर दी गई, लेकिन आपने वो बचपन से लेके
जहाँ जहाँ उनके किरदार में जो कमियां थी उसको हूबहू वैसा दिखाया। चाहे वो बीच में जैसा आप बता रहे हैं कोयले चोरी करने से लेके वो गुंडागर्दी से लेके, और जब ओलंपिक्स के दौरान या उनके जब वो पीक पे हैं और कैसे वो भटकाव भी आ जाता है, वो सब को भी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही ऐसे तरीके से जो इम्पैक्टफुल रहा उनकी लाइफ में भी, और हम लोग को भी वो चीज़ काफ़ी प्रभाव हमारे जीवन में डालती है। ये आप कैसे उसको वो मादा लेकर आते हैं कि वो कहानी में ज़रा भी आपने लाग लपेट नहीं रखा, और जो आपको ठीक लगी, जो उनकी लाइफ की सच्चाई थी, असलियत थी, वो लेकर आए? लोग कहते हैं कि सच जो है वो कड़वा होता है। मैं मुझे तो लगता है कि अ, सच से ज़्यादा मीठी चीज़ कोई है ही नहीं। और लोग गिरने से बहुत डरते हैं। अ, गिरना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी, गिरना किसी भी फील्ड में हो, फेल होना जिसे कहते हैं। अगर आप उसको उसका आलिंगन कर लें, अगर उसको गले लगा लें अपने फेलियर को, तो सक्सेस तो अपने आप आ जाएगी। और अपनी गलतियों को छुपाएं नहीं। मतलब अ, अगर गलती हुई है तो हुई है। तो अगर आप किसी ऐसे दौर से गुजरे गुजरे हैं, और तो हर हर कोई गुजरता है, तो कहानी दर्शकों की को दिलों को तभी छूती है जब उस उनको किरदार में अपनापन नजर आता है। हम बोलते हैं अमित जी का किरदार 70 के दशक में, 80 के दशक में एंटी हीरो, एंग्री यंग मैन, वो क्यों लोगों को इतना पसंद आया? क्योंकि हर किसी के दिल में एक रोष था। उसमें कहीं भी अमिताभ बच्चन कोई ऐसा बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हो गया था, हर कोई रिलेट कर पा रहा बट था। वो रिलेट कर पा रहे थे उस इंसान की एंग्स से, उसके अंदर के रोष से। तो अ, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब हम हीरो को सिर्फ लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं और सिर्फ डुशुम डुशुम स्लो मोशन में, और एक घुसा मारा 50 लोग उड़ गए, वो अलग सिनेमा है, वो अलग किस्म का एस्पिरेशन है। वो एक आप एक सुपर हीरो को देख रहे हो, जो आपका भी मन करता है मैं ऐसा भी होना चाहिए मुझे, बट जिंदगी वैसी नहीं है। जिंदगी की सच्चाई अलग है, और ये भाग मिल्खा भाग जिंदगी से जुड़ी हुई फिल्म थी। फिल्म फिल्म पे डिपेंड करता है, जानर जानर पे डिपेंड करता है आप कौन सी फिल्म बना रहे हैं। ये नहीं कि एक सही है या दूसरी गलत है, सब सही है अपनी अपनी जगह। आप क्या बना रहे हैं, आपका चॉइस क्या है, वो ज़रूरी है। राकेश जी, इससे ये भी पता चलता है कि मिल्खा सिंह कितनी उनके अंदर प्योरिटी, सच्चाई और साहस था कि अपनी जो चीज़ें हैं, जो लूप होल्स भी हैं, थोड़ी कमियां हैं, वो भी पर्दे पर उसको दिखाने में उनका वो मादा था उस चीज़ को। 100% वो लाइफ में उस मुकाम से गुजर चुके थे जिसके उनको डर था कि यार मेरी कुछ जो खामियां थी वो आगे आएंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि उन्होंने तो मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जब वो मेरे को ट्रस्ट करने लगे, कि उसमें से कई चीज़ें तो मैं पर्दे पे लाया भी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल हो जाती हैं। मुझे लगा कि नहीं, मैंने बोला मिल्खा सर ये अरे तुमने वो भी यूज़ कर लेना था। मैंने कहा नहीं, वो मेरा वो बैठा नहीं, जितना था उतना यूज़ कर लिया। मिल्खा जब पाकिस्तान जाते हैं उसके पहले तक वो उनके मन में एक इन्हिबिशन रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब उनको बोलते हैं तभी वो जाते हैं। उस सीन को बहुत ही बखूबी आपने पर्दे पर उकेरा, और एक क्लास में जो बच्चा दौड़ता है वो सिंबॉलिक एक वो यूज़ किया आपने, क्योंकि बहुत मुश्किल सीन है वो। जो मेरे पहले 7 दिन थे चंडीगढ़ में मिल्खा सर के साथ, मैं उनको रोज़ दिन में 2 बार पूछता पूछता था आप अपनी कहानी फिर बताएं। एक बार लंच से पहले, फिर अच्छा खासा लंच करके 1 घंटा सो के वो सोते थे, उसके बाद
सुबह गोल्फ खेलते थे 9 होल, फिर उसके बाद शाम को फिर बैठ के क्लब में आप फिर बताओ मेरे को अपनी कहानी। बोलते थे कितनी बार सुनेगा, 3 बार तो सुना दी। मैंने कहा आप 1000 बार सुनाओगे मेरे को क्या? 3000 घंटे की रिकॉर्डिंग है उनकी मेरे पास। तो उनकी आंखों में मैंने 2 बार आंसू देखे जब वो अपनी कहानी बता रहे, हर बार वो उसी 2 पॉइंट पे आंसू आते थे। एक जब वो पार्टीशन के बारे में बताते थे कि जब उन्होंने अपना परिवार खोया, अपनी आंखों के आगे ये अत्याचार, कत्ल देखा, खून खराबा देखा। और दूसरी बार वो कहते थे बेटा जब मेरे हाथ से गोल्ड मेडल गिर गया रोम में तो आंखें भर आती। तो रात को जाके मैंने पहला सीन लिखा फिल्म का कि रोम ओलंपिक है, यहाँ फिल्म शुरू होती है हमारी, मिल्खा सिंह दौड़ रहे हैं और उनका कोच उनको बोलता है भाग मिल्खा। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे मुड़ के उनको अपना बचपन दिखता है जो डरा हुआ है, जो एक घोड़े पे एक कबालिया तलवार लेके जिसमें से खून टपक रहा है उनको चेस कर रहा है, जो रियल इवेंट था। बचपन की यादें ऐसी रह जाती हैं जैसे कि आप कोई ड्रीम या ख्वाब देख रहे हो, लार्जर देन लाइफ। और उसमें वो गोल्ड मेडल गिर गया हाथ से, पीछे मुड़ के देखने से। मैंने वैसे इंटरप्रेट किया और आखिरी सीन लिखा। इस बार वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, रेस जीतते हैं और बड़ी लीड से रेस जीतते हैं 200 मीटर की। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, हाँ जी, अयूब खान जी, उन्होंने बोला कि पुत्र आज तू भागा नहीं है, उड़ गया है। आज से दुनिया तेरे को एक सीख नहीं, फ्लाइंग सीख के नाम से जानेगी। तो ये खिताब उनको पाकिस्तान से मिला। अब जब वो विक्ट्री राउंड मारते हैं और साथ में देखते हैं तो जो बचपन उन्होंने फिल्म के मैंने शुरू में डरा हुआ देखा था, वही बचपन उनको स्माइल कर रहा है। तो ये 2 सीन लिख के मैंने बोला मेरी कहानी का बिगनिंग और एंड हो गया। कमाल का अब इंटरप्रिटेशन। बीच में प्रसून जी आप इसको भरिए। और प्रसून जी ने कमाल का काम किया और उन्होंने भी बहुत समय बिताया मिल्खा सिंह के साथ और बातें की, और हम स्टोरी पे बैठे और स्क्रीन प्ले पे तो मेरा काम रहता ही है, बट जो उन्होंने निचोड़ निकाला और जैसे लिखा वो अपने आप में एक कहानी है। क्या टाइटल में उनका योगदान है, भाग मिल्खा भाग में? वो मैंने पहले ही रख दिया था। तो एक बार मिल्खा सर आए ऑफिस, तो यहाँ ही मीटिंग हुई, फिर जा रहे थे तो कहते हैं मैं तेरे 2 मिनट बात कर सकता हूँ। मैंने कहा "तो क्या बात कर रहे हो सर, बोलो ना"। तो उन्होंने बोला यार ये भाग मिल्खा भाग ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कुछ वीक है, कुछ तगड़ा होना चाहिए टाइटल। मैं लोगों को मिलता हूँ तो वो कुछ मतलब। तो मैंने कहा सर ये आप बदल देना, एक बार फिल्म देख लो क्या है, फिल्म मेरे यही है। तो वो ऐसा जमा टाइटल की नामों में क्या होता है, जब आप उस नाम को कुछ मायने देते हो। जब महाभारत में अर्जुन कुछ करता है या कर्ण कुछ करता है तो आज भी माएँ अपने बच्चों के नाम कर्ण और अर्जुन पे रखती 5000 साल बाद। उन्होंने कुछ किया। मिल्खा सिंह ने जब कुछ किया तो वो फिर नाम छप गया, उसमें मिल्खा आ गया। जब वो बात पता चली तो फिर सब सही हो जाता है। और फिल्म का जो संगीत है, जो उसके बोल हैं, वो एक बहुत ही मजबूत पक्ष है। मैं आज भी अगर लो फील करता हूँ तो जिंदा सुनता हूँ, जिम जाने से पहले सुनता हूँ। मतलब वो जो एनर्जी और उसके जो मायने हैं, कोयला काला है, मतलब एक एक शब्द इस तरीके से लिखे हैं। उस संगीत के बारे में, उस लिरिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमाल का गाना है जिंदा। स्क्रिप्ट में ही मैंने लिख दिया था। मैं नॉर्मली जब भी स्क्रीन प्ले लिखता हूँ उसमें म्यूज़िक भी लिखता हूँ, और उस गाने का सार क्या होगा वो भी लिखता हूँ।
फिर जो गीतकार हैं और संगीतकार हैं वो उसको निखारते हैं। तो मैंने स्क्रिप्ट में लिख दिया था कोयला काला है, क्योंकि वो कोयले की चोरी करते थे। हाँ, तो फिर भी सच्चा है बंदा। तो प्रसून जी ने वो थॉट लेके उसको ऐसा निखारा कि अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है। और फिर शंकर एहसान लोई का संगीत तो हो रहा था। अब ये गाना कौन गाएगा, तो मैंने शंकर को बोला अगर आप की इजाज़त हो तो मैं आई वुड like to propose your son for the song. मतलब पूछ के देख लो। सिद्धू प्यार से बुलाता हूँ मैं। उसने गाना गाया नहीं था फिल्म में अभी तक, पर मैं उसको सुन चुका था। हम एक बार लद्दाख गए थे वो जय जवान की सेलिब्रेशन पे, तो वहाँ ऐसे शाम को बैठ के वो कुछ गाने गा रहा था। तो मुझे लगा कि नई आवाज़, यंग आवाज़, तो उनका पहला गाना था। इवन हवन करेंगे या बाकी जो गाने थे वो भी एकदम लीक से अलग थे, लेकिन आपके फिल्मों का जो संगीत है, लिरिक्स हैं, वो ऐसा है कि वो हमेशा कालजयी हो गया है। संगीत को सुन के बड़ा हुआ, देख के बड़ा नहीं हुआ। तो आज की जनरेशन है वो गाने को देख के बड़ी होती है। वो देखती है अरे ये शाहरुख खान का गाना है, इसमें ऋतिक का गाना है, कितना अच्छा नाच है। मैं जो बड़ा हुआ हूँ तो वो रेडियो में सुनता था अमीन सयानी को बिना गीतमाला में, और वो बोलते थे कि गाना लिखा है इंद्रवत ने और संगीत है मदन मोहन का, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। संगीत को लेके यू कैन से कि आई एम फ्रॉम द रेडियो जनरेशन। मैंने गाने सुने हैं, देखे नहीं। जो आप सुनते हो वो दिल पे उतरता है। तो जो अपनी फिल्मों के गाने मैं सुनता हूँ और उसको वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती वो, और मुझे गाने के पास नहीं जाना होता, गाना मुझे अपनी तरफ खींचता है। तो मुझे लगता है कि ये कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरी फिल्म का गाना है या नहीं, ये गाना है कि नहीं। और हमारे को संगीत की जो हमारी धरोहर है वो कमाल की है। के.एल. सहगल, सी रामचंद्र, आर.डी. बर्मन, शैलेंद्र, साहिर साहब, गुलजार, जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, मतलब लिस्ट ऐसी है। और एक से एक ऐसे मास्टर है जिन्होंने हमें इतना दिया है कि वो हमारे लिए संगीत की नालंदा यूनिवर्सिटी है। मतलब उससे बड़ा फिल्म स्कूल क्या होगा। तो रेडियो सुन सुन के बड़े हुए हैं। घर में रेडियो था, ना फ्रिज था, ना टीवी था, ना फ़ोन था, ना एसी था। ज़मीन पे या छत पे सोते थे, बट रेडियो 24 घंटे चलता। तो मेरे ख्याल से वही फिल्मों में बाहर आता। नहीं, इसलिए भी तारीफ करनी पड़ेगी ना कि आप ना लीक से हटके, खासकर लिरिक्स की बात करूंगा, चाहे वो मस्ती की पाठशाला हो, खलबली हो, जितने गाने हों, इसमें हवन करेंगे, मैं फिर से वो रीआइटरेट करूंगा, वो कभी भी ना परिपाटी आप जो है ना वो फॉलो नहीं करते, उसको तोड़ते हुए, इसीलिए उसमें एक रिफ्रेशिंग एक फील होता है और वो बहुत इम्पैक्टफुल लगता है। आप अपनी कहानी से सच रहें, अपने किरदार के साथ सच्चे रहें, तो फिल्म का जो मूल ख्याल है उसके साथ सच रहें और तुकबंदी ना करें, तो लिरिक्स अपने आप उभर के आते हैं। आना ही होता है, क्योंकि वो कुछ काम कर रहे हैं, वो कहानी को आगे लेके जा रहे हैं, ना कि सिर्फ आपको एक आइटम या एंटरटेन कर रहे हैं। एंटरटेन तो करना ही है, वो तो हमारा काम ही है। वो तो बोलने वाली बात ही नहीं है, वो तो इज़ अ गिवन कि वी आर एंटरटेनर्स।
हमारा काम ही शो बिजनेस है, तो वो तो हो गई, कहानी ख़त्म। उसमें तो आपको एक्सेल करना ही है, 100 में से 100 लाने की कोशिश करना ही है। बट बाकी जो डिसिप्लिन है उनको आप शिद्दत से देखें अगर, और ये ना सोचें कि क्या चल रहा है, क्या चलता है। अब ये सोचें कि आपकी सच्चाई क्या है, आपके संगीत की सच्चाई क्या है, तो वो सालों साल चलेगा मेरे हिसाब से तो। और मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ, बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को ए आर रहमान, गुलजार भाई, शंकर एहसान लोई, इन सबके साथ काम करने का मौका मिला है। और मैं लिरिसिस्ट को लिरिसिस्ट नहीं मानता। मेरे लिए प्रसन्न जोशी पहले कवि हैं, फिर लिरिसिस्ट। गुलजार भाई महाकवि हैं, मतलब गालिब के बाद कोई हो हैं तो गुलजार भाई हैं। तो फिर वो गाने लिखते हैं फिल्मों के, वो दूसरी बात है। मैं सिर्फ कविता है। और आप मेरी ये बुक शेल्फ देख लीजिए तो वो वहाँ से लेके वहाँ तक कवि के कवि भरे पड़े हैं हिंदुस्तान के। और एक भाग मिल्खा भाग में एक कमाल की चीज़ हुई थी, दो कैमियो थे जो अभी भी अंकित हैं। एक आपका था, वो फ्लाइट वाला सीन मुझे याद है, और एक मिल्खा सिंह जी खुद लेजेंडरी वो एक सीन में आते हैं। वो दोनों कैमियो की कहानी बताइए। शूटिंग चल रही थी, जो पायलट का रोल करने वाला था वो पहुंचा नहीं, तो मैंने कर लिया। मेरे को मज़ा भी आता है फिल्म में एक छोटा सा अपीयरेंस करने में, सच बात यह है। रंग दे बसंती का आखिरी सीन, उसमें कोई पहचानता नहीं मुझे, बट भगत सिंह के फादर का रोल है वो, सरदार जी का। अक्स में एक परछाई है, दिल्ली 6 में नहीं किया, तूफान में भी शायद फरहान के कोच का है। तो वो, वैसे तो मैं फिल्म को बाहर से देखता हूँ, बट उसके अंदर का छोटा सा हिस्सा बनने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप उसको कैमियो के कहिए या कुछ भी कहिए, वो एक कहते हैं ना, बच्चे की जिद होती है वो पूरी कर लेता है, तो बच्चे वाली जिद है और कुछ नहीं। और मिल्खा सर को कैसे उस मनाया कि इस फिल्म में वो भी आए? मिल्खा सर का इज द पोस्टस्क्रिप्ट, इफ यू सी, we used his footage, photographs, actual archival thing at the end of the film, in the end credits, and in the beginning of the film, and some photographs in the title sequence. क्योंकि वो कहानी इज इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू लाइफ, तो वो ट्रू लाइफ कौन थी, क्या थी, उस पे एंड करना बहुत ज़रूरी था। और उनका ये जो जो वो हमेशा कहते थे, दो बोल कि हार्ड वर्क इज द एसेंस ऑफ लाइफ, वो एंड में लिखा था। आखिर में बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत ख्याति मिली, नेशनल अवार्ड से लेके सभी अवार्ड्स, लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो जहन में रह गया हो फिल्म को लेकर? सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताऊं, आपको लगेगा मैं फिल्म की मार्केटिंग कर रहा हूँ। आज 12 साल हो गए हैं फिल्म को आए हुए, और आज 12 साल बाद फिल्म वापस रिलीज़ हो रही है, और काफ़ी अच्छी खासी रिलीज़ है, ये नहीं कि 8-10 प्रिंट है। तो वो प्रिंट, आज सुबह मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ोन आया कि वो शो बढ़ाते आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही कम्युनिकेशन में बहुत सारा उनको डिमांड आई है। तो इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता कि 12 साल बाद भी लोग देखना चाह रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि हमने फ़िल्म को प्लेटफ़ॉर्म पे आने नहीं दिया पिछले 5 साल में। ये ना नेटफ्लिक्स पे है, ना अमेज़न पे है। क्योंकि मुझे हमेशा अंदर से ये फीलिंग थी कि एक नई जनरेशन जब इस फ़िल्म से जुड़े, तो उसके हाथ में रिमोट नहीं होना चाहिए। वो वैसे ही देखे जो इसको पहली जनरेशन ने देखा था बड़े पर्दे पे। फ़िल्म बनी वैसी थी उसके लिए। अब जब ये रिलीज़ हो जाएगी, तो मे बी 1 डेढ़ 2 साल बाद हम इसको प्लेटफ़ॉर्म को दे देंगे। बट अब भी जो मज़ा आएगा फिर से देखने का, तो बहुत मज़ा आएगा।
राकेश सर, इतनी बेहतरीन बात हुई, आपको वो नॉस्टैल्जिक उस मेमोरी लैन में मैं लेकर गया। कोई ऐसी बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ और आप इस फिल्म के फैन, आपके एक्सटेंडेड फैमिली को कुछ बताना चाहें? मतलब बहुत प्यार मिला है फिल्म। हाँ, हम नाम पैसा ये सब तो कमा लेते हैं। अम, आज भी कहीं भी मैं जाता हूँ, अरे मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मैं लास्ट ईयर फैमिली के साथ मालदीव्स में था, एक छोटे से द्वीप में जो समंदर के बीच में है। वहाँ कुछ नहीं है, 8-10 कॉटेज थी। मैं हर साल डाइविंग के लिए जाता हूँ, डीप सी डाइविंग के लिए। तो वहाँ का जो केयर टेकर था, जो इक्विपमेंट देता था, मालदीवियन, उसने बोला कि ये, मैंने बोला ये स्नॉकल और ये रख लूँ मैं बात शाम को भी कर लूँगा, क्योंकि किराए पे मिलती हैं चीज़ें। उसने बोला ये आप 24 घंटे रखिए अपने साथ, आपने भाग मिल्खा भाग बनाई है, मेरी फेवरेट फिल्म है। ये एक छोटे से द्वीप में ही बोल रहा है मेरे को, आप लंदन, टोक्यो और इसकी तो बात ही भूल जाएं। कार्ल लुइस बहुत बड़े एथलीट हुए हैं। उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे एक ही ओलंपिक में, 4x400 रिले के भी, और आखिरी लैप वो दौड़े थे अमेरिकन टीम के लिए। तो जो बेटन लेके वो जीते थे, उस गोल्डन बेटन बोलते हैं, उन्होंने कहीं ये फिल्म देख ली, वो उस पर साइन करके मिल्खा सर को भेज दिया, ना जान ना पहचान। कार्ल लुइस ने अपना बेटन वहाँ भेज दिया। लास्ट टू लास्ट ईयर इसके 10 साल थे। तो भारती जी जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, एडिटर भी हैं, उन्होंने बोला ये हम सब तो देख ही लेते हैं, सुन ही लेते हैं फिल्म, जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते उनको ये फिल्म दिखानी है। तो उन्होंने पूरी फिल्म को साइन लैंग्वेज में किया और 30 स्क्रीन पे। मैं तो चाहूँगा कि हर फिल्म ऐसी हो कि सबको मौका मिले फिल्म को। तो ये चीज़ें जुड़ी फिल्मों के साथ, ये छोटी छोटी चीज़ें, और छोटी नहीं, मैं इनको बहुत बड़ा मानता हूँ। कई लोग मिलते हैं मेरे को, कहते हैं कि यू नो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये स्पोर्ट्समैन है, मैं इसको मिल्खा की कहानी बताता हूँ, ये सब वो सब। अब उनको देखने का मौका मिलेगा जो एक बार नहीं देख पाए। जिनकी प्यारी फिल्म है वो बार बार देख लें, वो तो है ही, उनको एक मौका और मिल रहा है देखने का। और जो जनरेशन जुड़ नहीं पाई थी इस फिल्म के साथ, 10 साल में 10 साल का बच्चा 20 साल का हो जाता है, ये तो 12 साल बाद 22 साल का हो जाता है। जो 8 साल की लड़की है वो आज 20 साल की है। तो उसके लिए फिल्म आज की हो जाती है, फिल्म की लाइफ बढ़ती है।